हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सभी। मैं आपका दोस्त अमित कपूर अपने यूट्यूब चैनल नपासा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं एसएसटी भूगोल चैप्टर नंबर 2 ग्लोब पढ़ाने जा रहा हूं, अक्षांश एवं देशांतर। तो आइए इस पाठ की शुरुआत करते हैं। इसमें हम देखेंगे ग्लोब क्या होता है, देशांतर क्या होती है, अक्षांश क्या होता है और उष्णकटिबंधीय और दक्षिण ध्रुव क्या होता है, उत्तरी ध्रुव क्या होता है। ठीक है, तो आइए हम इस पाठ की शुरुआत करते हैं। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा है हमारी पृथ्वी गोल नहीं है, यह उत्तरी एवं दक्षिण ध्रुव पर थोड़ी चपटी, मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। मतलब वो बता रहा है कि जैसे पृथ्वी हमको लगती है कि ये गोल है, ठीक है, और इसमें जो ग्लोब बन रखा है वो भी जो है गोल दिखाई दे रहा है, लेकिन वो बता रहा है ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव से थोड़ी यहाँ से चपटी है और ये जो बीच का एरिया है यहाँ से थोड़ी उभरी हुई दिखती है पृथ्वी। ठीक है, तो ये बता रहा है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। मतलब ये बता रहे हैं कि जो ग्लोब है वो पृथ्वी का जो है वास्तविक रूप है, जैसी पृथ्वी है उसी का एक डिट्टो कॉपी है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के होते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते, पॉकेट ग्लोब जो पॉकेट में रखने योग्य होते हैं, गुब्बारे जैसे ग्लोब जिसमें हवा भरी जा सकती है, एक आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जा सकता है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ में आवश्यकता होती है। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहा जाता है। मतलब वो कह रहा है कि एक जो सुई होती है, जैसे ये ग्लोब बन रखा है एक दिशा में झुका हुआ है और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो है नीचे जो सुई लगी हुई है उसको अक्ष कहते हैं। ठीक है, ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव कहलाते हैं। जो ये ऊपर की ओर है ये उत्तरी ध्रुव कहलाता है और ये नीचे वाला दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। मतलब ये जो है ये हम गोल जैसे लट्टू घूमता है ना, कुम्हार का पहिया घूमता है, वैसे हम घुमा सकते हैं इस ग्लोब को। लेकिन याद रखिए इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तविक में ऐसी कोई सुई नहीं है। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है जो एक काल्पनिक रेखा है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो भागों में बांटती है। इसे विषुववृत्त कहा जा सकता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी
वाले आधे भाग को दक्षिण गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाता है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुव तथा स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश समांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। ये इसमें जो है ये बीचों बीच जो है विषुववृत्त रेखा दे रखी है और इसको जो है पृथ्वी को जो है दो भागों में बांट रही है, तो वही वो बता रहे हैं। विषुवत रेखा शून्य अक्षांश को दर्शाती है। चूंकि विषुवत से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 अंश 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्ष उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। मतलब ये जो है ये दक्षिणी जो ध्रुव है इसको 90 दर्शाता है और ये भी जो है 90 दर्शाता है। ये उत्तरी हो गया, ये दक्षिणी हो गया, ठीक है। और जो विषुवत रेखा है वो बीच से, क्या नाम है, इनको बीच से दो भागों में बांट रही है, भाग 1 भाग 2, बराबर बराबर भागों में बांट रही है पृथ्वी को। इस प्रकार विषुवत रेखा के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अंश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक अंश के माप के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जा सकता है। सामान्यतः इसे उत्तरी या दक्षिण अक्ष से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील के दक्षिण अमेरिका में बेलो होरिजेंट दोनों एक ही अक्ष 20 पर है। मतलब वो बता रहे हैं कि ये जो इसमें अक्ष दे रखा है 20 अक्ष पे जो है दोनों ही राज्य जो है, शहर जो है अमेरिका का और भारत का, वो 20 अंश पे ही है। लेकिन अंतर जो है, जो चंद्रपुर है महाराष्ट्र का, वो उत्तरी गोलार्ध बेलो होरिजेंट विषुववृत्त के 20 अक्षांश में है, दक्षिण में स्थित है, ठीक है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि चंद्रपुर 20 अक्षांश उत्तर पर तथा बेलो होरिजेंट 20 दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। इस चित्र 2.2 से स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम विषुवत से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता चला जाता है। मतलब ये जो एक पृथ्वी दे रखी है, ठीक है, तो ये जो है ऐसे दे रखी है, ऐसे दे रखी है, ऐसे, तो यहाँ पर तो ये जो है बहुत ज्यादा है और जैसे जैसे इस दिशा में चलेंगे तो ये जो है कम कम होता जाएगा। जैसे यहाँ पर जो है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 40 हो गया, ठीक है, फिर यहाँ 60 हो गया, यहाँ फिर ऊपर जो है फिर 20 हो गया, ऐसे है इसका। महत्वपूर्ण आकार अक्षांश एवं रेखाएं। विषुवत
0 उत्तरी ध्रुव, 90 उत्तर दक्षिण, तथा दक्षिण ध्रुव 90 दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाओं और भी हैं। ये हैं उत्तरी गोलार्ध। इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो दे रखा है इसके अंदर आप ध्यान से देख सकते हैं, ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है, ये विषुवत रेखा जा रही है, यहाँ उष्णकटिबंध है, यहाँ कर्क रेखा है, यहाँ ये मकर रेखा है, और यहाँ जो है उत्तरी शीत कटिबंध है, और यहाँ पर जो है दक्षिण शीत कटिबंध है। तो इसी के बारे में जो है अब ये बताएगा महत्वपूर्ण अक्षांश। उत्तरी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 उत्तर, 2 दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा 23/1/2 दक्षिण। मतलब जो ये रेखा है ये विषुवत रेखा है, तो यहाँ पर जो रेखा है उत्तरी गोलार्ध ये है, दक्षिण गोलार्ध ये है। तो जो उत्तरी गोलार्ध में है वो कर्क रेखा है यहाँ पर, ठीक है, और जो दक्षिणी गोलार्ध है इसमें मकर रेखा है यहाँ पर। तो वही बता रहा है कि ये 23/1.2 है। विषुवत रेखा 66 ये जो विषुवत रेखा ये बता रखी है पृथ्वी को जो 2 भागों में भाग रही है वो 66/1.2 है, ठीक है। विषुवत रेखा दक्षिण में भी, मतलब ये चाहे यहां से देखो आप जब भी 66 आएगी, यहां से देखोगे जब भी 66 आएगी, ठीक है। पृथ्वी के ताप पर कटिबंध। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा उसे उष्णकटिबंधीय कहा जाता है। ये जो है यहाँ पे दिखा रहे हैं कि सीधी रोशनी, मतलब ये जो टॉर्च और ये कागज दे रखा है, तो ये टॉर्च ना होकर इसको मानो सूरज, और ये इसको जो कागज है वो पृथ्वी, तो वो दिखा रहा है कि सीधा जो है सर के ऊपर कैसे सूर्य फ्लेक्ट कर रहा है। तो उसे उष्णकटिबंधीय कहते हैं। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सर के ऊपर नहीं होता है। उस ध्रुव की एक सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्य रहता है, इसलिए इन्हें शीत कटिबंधीय कहते हैं। मतलब जो सूर्य है ये हमारी पृथ्वी है, ये सूर्य है, जो सीधा किरणें जा रही हैं उसको तो उष्णकटिबंधीय कहते हैं, और जिसपे तिरछी ये सूर्य की तिरछी जा रही है उसे शीत कटिबंधीय कहते हैं। उसमें जो है इतनी जो है धूप में नहीं पड़ती है, उसमें तिरछी जो है वो पड़ती है धूप। तो इसमें दिखा रखे कि तिरछी जो है कैसे पड़ती है। देशांतर क्या होता है? किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारी की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत सागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 दक्षिण पर स्थित है। उसकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि यह उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखाओं से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं के देशांतर
यमुनोत्तर कहते हैं। ये जो है कुछ रेखाएं दे रखी हैं, इन्हें देशांतर यमुनोत्तर कहते हैं। तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अक्षांशों में मापा जा सकता है। प्रत्येक अक्षांश को मिनट में तथा मिनट को सेकंडों में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त है तथा इसके बीच की दूरी ध्रुवों की ओर बढ़ने पर घटती जाती है। एक ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। मतलब जो पृथ्वी है, ठीक है, जब हम यहां से यहां चलेंगे और यहां से यहां चलेंगे तो ये यहां 0 हो जाती है। तो वो बता रखा है कि जैसे जैसे हम बढ़ेंगे वैसे वैसे जो है ऊपर नीचे होती जाएगी। अक्षांश समांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय यमुनोत्तर की लंबाई तथा समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब भी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनिच या ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है से गुजरात वाली यमुनोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यमुनोत्तर को प्रमुख यमुनोत्तर कहते हैं। इसका मान 0 देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 पूर्व या 180 पश्चिम तक गणना कर सकते हैं। मतलब इन्होंने जो है पृथ्वी को ऐसे भागों में बांट दिया, इसको 180 में बांट दिया, इसको 180 में बांट दिया। पृथ्वी को 2 समान भागों पूर्व गोलार्ध एवं पश्चिम गोलार्ध में विभक्त करती है। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पूर्व या पश्चिम के लिए अक्षर पश्चिम का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 पूर्व और 180 पश्चिम यमुनोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। अब ग्लोब पर अक्षांश समांतर रेखाओं एवं देशांतर यमुनोत्तर के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में ध्रुवी 26 उत्तरी अक्षांश एवं 90 पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। यह बिंदु ध्रुवी की सही दिशा होती है। मतलब ये जो बता रहे हैं ऐसे जो है हम देख सकते हैं पृथ्वी को, ठीक है, यहां से 26 हो गया, ठीक है, और यहां से 90 हो गया। तो ये जो बिंदु है यहाँ पर जो है असम के डुबरी जो है स्थित है, ये इसका सही स्थान है। तो वो बता रहे हैं। इसको समझने के लिए कागज पर एक समान दूरी वाला 37 तथा उत्तर ध्रुव वाले रेखाएं खींचिए। रेखाओं को संख्या 1 2 3 से तथा 37 रेखाओं को काखा अक्षरों से व्यक्त कीजिए। जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्व एवं क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं वह एक छोटे वृत्त खींचिए
इस छोटे वृत्त को आ, बा, सा, दा तथा धा नामों से व्यक्त कीजिए। मान लीजिए कि उत्तरी ध्रुव रेखाएं पूर्व देशांतरों एवं क्षैतिज रेखाएं उत्तरी अक्षांशों को व्यक्त करती है। जैसे ये दे रखा है चार्ट, हम इसमें देख सकते हैं इस तरीके से। मैंने आपको इसमें बताया ही है कि ऐसे खींच के और जो है हम 1 2 3 गिनती आवासा, तो जो भी हमारे को देखना है तो हम ऐसे जो है उसको व्यक्त कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि वृत्त आ, खा, बा अक्षांश 1 पूर्व देशांतर पर स्थित अन्य वृत्तों की स्थिति ज्ञात करते हैं। तो मैंने बता ही दिया कि ऐसे जो है हम उसकी स्थिति किसी भी देश, किसी भी राज्य या किसी को जिसको हमको देखना है वो हम देख सकते हैं कि कितने हुआ है। ऐसे ही जो है जो पानी में जहाज चलते हैं वो भी इसी चुंबक जो होता है उनके पास, उसी से सूचना वो प्राप्त करते हैं और उसी से जो है अपना वो देखते हैं। देशांतर और समय। देशांतर को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्य एवं सूर्य अस्त प्रतिदिन होता है तथा स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में सामान्य निर्धारित का सबसे अच्छा समाधान है। मतलब सूर्य उदय और सूर्य अस्त, वो कह रहे हैं कि इसको जो है इसी से मापा जाना चाहिए और सबसे अच्छा जो है तरीका यही माना जाता है विश्व में। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनाने की परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटा एवं सूर्य उदय तथा अस्त के समय सबसे लंबी होती है। ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यमुनोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होता है उस समय यमुनोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होती है। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में है उसका समय ग्रीनिच समय से आगे होता होगा तथा जो पश्चिम में है उसका समय पीछे होगा। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधियों से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 अक्षांश घूम जाती है, अतः वह 1 घंटे में 15 अक्षांश एवं 4 मिनट में 1 अक्षांश घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनिच से 15 अक्षांश पूर्व में समय होगा 15 गुणा 4 60 मिनट, अतः ग्रीनिच के समय में 1 घंटा आगे अर्थात वह दोपहर का 1 घंटा 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनिच से 15 अक्षांश पश्चिम का समय ग्रीनिच से 1 घंटा पीछे होगा, यानी वह दोपहर के 11 बज रहे होंगे। मतलब एक जो ये है, अगर हम ग्रीनिच से आगे जाएंगे 1 घंटा, तो यहाँ पे 12 बज रहे हैं, तो यहाँ पे जो 1 बज रहा होगा। अगर हम पीछे जाते हैं तो यहाँ पे जो है 11 बज रहे होंगे, तो वही बता रहा है। इसी प्रकार जब ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 सेल्सियस पर मध्य रात्रि होगी। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इसी प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिखाए गए देशांतर यमुनोत्तर पर सभी स्थानों का समय समान है। हम मानक समय क्यों मापते हैं? अलग अलग यमुनोत्तर पर
स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ी के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होता है। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटे का समय है। जो भारत है वो ये बता रहा है कि जैसे ये भारत है, यहाँ पर एक आप देख रहे हो रेखा जो जा रही है, तो रेलगाड़ी की जो सारणी है वो जो है आसानी से हम नहीं कर सकते। जो गुजरात का द्वारका है, भारत में जो द्वारका है, ठीक है, और असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय में लगभग 1 घंटे 45 मिनट का अंतर है। मतलब भारत में जो है अलग अलग समय हैं। 1 घंटे 45 मिनट का होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी अमनोत्र के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाता है। इसी अमनोत्र रेखा के स्थानीय समय को पूरा देखकर मानक समय माना जा सकता है। भारत में 82 1/102 पूर्व 82 डिग्री पॉइंट पूर्व 30 को माना यमुनोत्तर माना गया है। इसी यमुनोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। करीब भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहने, मतलब एक कहानी दे रखी है, उसका बता रहे हैं, उसके माध्यम से इसको मैं समझाना चाह रहे हैं आपको कि समय कैसे कैसे विभक्त होता है। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे दोपहर में शुरू होगा। अतः भारत के समय अनुसार मैच रात के 7:30 बजे शुरू होगा तथा देर रात्रि में समय समाप्त होगा। मतलब जो मैच है, कबीर एक छोटा बच्चा जो भोपाल में रहता है वो बता रहा है कि भारत और इंग्लैंड के बीच मैप है। जो भारत का समय है और इंग्लैंड का समय है वो बहुत अंतर है। तो जो लंदन में 2 बजे दोपहर में मैच स्टार्ट होना है, वही जो भारत में जो समय है उस वक्त का वो 7:30 बज रहे हैं, और देर रात्रि तक मैच खत्म होगा। तो वो जो है रात को सो नहीं पाएंगे मैच देखने के कारण। क्या आप जान सकते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय में क्या क्या अंतर है? तो ये जो मैंने आपको बताया उसी यमुनोत्तर और रेखाओं और देशांतर को देखकर हम बता सकते हैं। भारत ग्रीनिच के पूर्व 82 देशांतर तथा 30 पूर्व में स्थित है तथा यह समय ग्रीनिच समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजेंगे। कुछ देशों का देशांतर विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वह एक से अधिक समय मानक अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। मतलब रूस में, जैसे भारत में 2 मानक है, मतलब बताया गुजरात और आसाम का जो हमने देखा द्वारका और डिब्रूगढ़, उसमें जो है 1 घंटे 45 मिनट का है। ऐसे रूस में 11 अलग अलग समय अपनाए गए हैं। और पृथ्वी को एक छोटे घंटे वाले 24 क्षेत्रों में बांटा गया है। जो पृथ्वी है उसको 24 घंटों में बांटा गया है। ठीक है, इसी प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 देशांतर तक के क्षेत्रों को घेरता है। तो इसी के साथ जो है इस पाठ की अंत होता है। तो इसमें जो है हमने ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर देखा। ग्लोब का अंश क्या होता है, देशांतर क्या होता है, विषुववृत्त क्या होता है, मकर रेखा क्या होती है, उष्णकटिबंधीय क्या होता है, और जो है पृथ्वी को जो है काल्पनिक रेखा में जो बांट रही है वो क्या होता है, और मानक समय हम कैसे निर्धारित करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए।
धन्यवाद।